क्या कहेंगे स्वामी जी? देखिए राजीव जी, वास्तविकता में मुझे अपने देश की पिछले 9 साल से जो विदेश नीति है वो समझ में नहीं आ रही है। देखिए, मैं बिल्कुल एक आम नागरिक की तरह ये जानना चाहता हूं कि भारत की चीन के प्रति विदेश नीति क्या है। हम ये चाहते थे कि हमारा देश, देखिए, हमेशा चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हों या राजीव गांधी हों, हमेशा तन के सीधे खड़ा रहा चीन के सामने। हम लड़े, हारे भी, जीते भी, हमने उनको धकेला भी, उनको पीछे कर भी दिया। लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हमारी नीति क्या है। देखिए, मैंने कभी किसी भारत के प्रधानमंत्री को चीन के राष्ट्रपति के सामने टेढ़े खड़े होकर नहीं देखा, हाथ बांधे हुए नहीं देखा, अपने हाथ से चाय पिलाते हुए नहीं देखा, उनको झूला झुलाते नहीं देखा। तो अगर आपकी नीति ये है, आप क्या समझते हैं विदेश के प्रधानमंत्रियों को, राष्ट्रपतियों को झप्पी लगाने से और गले लगाने से देश की विदेश नीति चलती है? हीरे का एक हीरा देने से क्या विदेश नीति चलती है? देखिए, विदेश नीति में स्पष्ट है कि पूरे जो विश्व के सारे देश हैं वो अपना हित देखते हैं। भारत के सामने इतना सुनहरा अवसर था राजीव जी, ये वो सुनहरा अवसर था जबकि चीन ने अपने को पूरे वर्ल्ड के सामने एक्सपोज कर दिया था कोविड काल में, और उस समय सबसे ज्यादा लाभ मिलने की संभावना थी हिंदुस्तान को। और आप ये देखिए कि हिंदुस्तान के पास जो स्थिति थी उसका सारा का सारा फायदा उठाया बांग्लादेश ने। आज आप बांग्लादेश को देखिए किस प्रकार से वो ग्रो कर रहा है, किस प्रकार से जीडीपी उसकी ग्रो कर रही है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो हमारे देश की सबसे शक्तिशाली इंडस्ट्री थी वो पूरी की पूरी बांग्लादेश के अंदर शिफ्ट कर गई है। तो एक तरफ तो अगर चलिए ठीक है, आपकी विदेश नीति थी कि हम पड़ोसियों से अच्छे संबंध बनाएंगे, तो क्या पड़ोसियों से आपके अच्छे संबंध हुए? क्या ये जरूरी नहीं था कि जो देश के सीमावर्ती इलाके हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वो लद्दाख का एरिया हो, वहां पे लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करके वहां के नागरिकों को इतना शक्तिशाली और अधिकार संपन्न बनाया जाए कि वो आपकी सारी सूचनाएं देश को और केंद्र सरकार को दें? तो आपने उनको भी एलिनेट कर दिया। और जब वहां के नागरिक ये कह रहे हैं कि उनके चारागाह क्षेत्र, उनके जो क्षेत्र हैं उन पे चीन किस प्रकार से दुस्साहस कर रहा है, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि या तो उनके सामने सीना खोल के खड़े हो जाइए या उनके सामने झुक जाइए। आप ये देखिए, वास्तविकता में जो बांग्लादेश ने जिस प्रकार से बांग्लादेश के जो उन्होंने अपना फायदा उठाया है, और आज आप ये, जैसे हम लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि बिट्टू बजरंगी कैद क्यों हो गया, उसको पुलिस ने पकड़ क्यों लिया, और मोनू मानेसर भागा क्यों? आपको तो पता होगा राजीव जी, विदेशी पूंजीपतियों की तरफ से दबाव था देश के ऊपर, भारतवर्ष के ऊपर, कि अगर गुड़गांव के अंदर, गुड़गांव के क्षेत्र में मस्जिद जलाई जा सकती है और इस प्रकार का तांडव हो सकता है, तो पूंजी निवेश करने से पहले भारतवर्ष के अंदर हम 100 बार सोचेंगे। उस दबाव में हमको बिट्टू बजरंगी को बंद करना पड़ा। तो आप ये समझिए कि देश का जो एक प्रकार से जीडीपी, आप मनमोहन सिंह के जमाने का देखिए और आज के जमाने का देखिए, हमारे जीडीपी में 1.5% की गिरावट आई है, जबकि हमारे लोन 3 टाइम बढ़े हैं। इसका मतलब यह है कि आपकी विदेश नीति जिसका फायदा आप उठा सकते थे, और वास्तविकता में देखिए, विश्व कहीं पूंजी निवेश करता है तो ये चाहता है जिस देश में वो निवेश करे वो शांति में हो, वो ट्रैंक्विलिटी में हो। और पिछले 9 साल से हमारे देश के अंदर केवल एक दुस्साहस चल रहा है, एक प्रकार की कार्यवाही चल रही है जिससे पूरे वर्ल्ड को हम दिखा सकें, पूरे विश्व को हम दिखा सकें कि हम शांति प्रिय देश नहीं हैं, हम विद्वेषपूर्ण देश हैं, और हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान और सीरिया और लेबनान के रास्ते में चल रहे हैं। हमारी जो छवि 70 साल की थी उससे हटकर अब हम एक विद्वेषकारी रणनीति, तो अपनी गृह नीति आपकी क्या है ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपकी विदेश नीति क्या है ये भी समझ में नहीं आ रहा, और विदेश से पूंजी निवेश के लिए आप क्या करना चाहते हैं राजीव जी, ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा। जी, बहुत सारी चीजें बीजेपी को। देखिए राजीव जी, जब बुरा समय आता है तो हर चीज चुपती है। जो अमलेंदु जी ने अभी कहा कि मंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया उनका टिकट कट जाएगा, मैं आपको अंदर की बात बताऊं, 50% मंत्री और एमपी बीजेपी के चाह रहे हैं कि उनका टिकट कट जाए जिससे बेइज्जती ना हो 2024 के इलेक्शन में, क्योंकि अभी तक उनका जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है बहुत अच्छा है, और इस बार ऐसी हार होने वाली है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ये जो आपने शीर्षक दिया है
झूठे दावों की पोल। मैं थोड़ा सा आर्थिक पक्ष में लोगों का दिखाना चाहता हूं क्या वास्तविकता में किस प्रकार का झूठ बोला जा रहा है। देखिए, विश्व में दो प्रकार के देश हैं, एक इंपोर्ट ओरिएंटेड देश हैं, एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड देश हैं। और चाइना हो, जापान हो, अमेरिका हो, यूरोप है, ये सब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड देश हैं। और मुख्य तौर पर हिंदुस्तान है जो कि इंपोर्ट ओरिएंटेड देश। हमारी इसीलिए हमेशा ट्रेड डेफिसिट रहता है। अब आप समझिए, जो इंपोर्ट ओरिएंटेड देश है भारत, इसके लिए वीकेंड करेंसी बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है। और जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड देश होते हैं जैसे चीन है, जापान है, उनके लिए उनकी करेंसी का वीक होना फायदेमंद है, क्योंकि जब उनकी करेंसी वीक होती है तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उनको मिलता है। तो देखिए किस प्रकार से इंडिया को ट्रैप में ले रहे हैं जब ये कहते हैं कि हमारी ही करेंसी वीक नहीं हो रही, यूरोप की भी वीक हो रही है। देखिए, यूरोप की करेंसी वीक होने का उनको फायदा है, हमारी करेंसी वीक होने का हमको नुकसान है। दूसरी बात समझिए, जापान के यहां जहां पे इंटरेस्ट रेट जीरो है या माइनस में है, अगर वो हमको 6% इंटरेस्ट पे भी लोन देते हैं, उनको भीषण फायदा है। जहां 0% इंटरेस्ट है, 6% इंटरेस्ट मिल रहा है, सोचिए कितने गुना फायदा है। इसका मतलब वो पैसा इंटरेस्ट से नहीं कमाते हैं, वो जब हमारी करेंसी वीकन होती है, जैसे कल मैंने एक्सप्लेन किया था, जब हमारी करेंसी वीक होती है तो जो प्रिंसिपल का अमाउंट है वो बढ़ जाता है। और यही एक बहुत बड़ा ट्रैप हिंदुस्तान के सामने आज है। जब 3 गुना आपके इंटरनेशनल लोन्स बढ़ जाएं और आपकी करेंसी वीकन हो जाए, तो वास्तविकता में ये इतनी भयंकर स्थिति है। और जब आपके यहां परचेजिंग पावर कम हो जाए और इन्फ्लेशन बढ़ जाए, ये इतनी भीषण स्थिति है जो जिसका ज्ञान आपको, राजीव जी, अगर इसी प्रकार से करेंसी अब 83.20 पे है, और पिछली बार मैंने आपसे कहा था और कैलकुलेशन करके कहा था, अगर 85 रुपए का डॉलर हो जाएगा, भारत बहुत ज्यादा विकट स्थिति में होगा। अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, और देश की जनता केवल एक चीज से खुश है, सड़क बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेशनल लोन्स ले लेके बन रहा है, और वो इंटरनेशनल लोन्स के भुगतान के लिए नए लोन आप उठा रहे हैं। इतना भीषण ट्रैप है। और करेंसी का वीकेंड होना, देश की जनता को चेतना चाहिए। जो महात्मा गांधी ने कहा था कि हमें इंटरनल रिसोर्सेज पे अपने देश की इकोनॉमी को केंद्रित करना चाहिए। जो हमने 65 साल में जितना लोन नहीं लिया, उससे दुगना लोन हमने 9 साल में ले लिया है, राजीव जी। 50 लाख करोड़ से 1.5 लाख करोड़ छोटा मोटा नहीं होता, जो छोटी मोटी रकम नहीं है। और बड़ी